Good morning, students. Today, as you know, I am going to teach you Nature and Significance of Management Part 3. Means you have to study characteristics and nature of management. आज के इस अध्याय में, इस लेसन में आज आप पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध की विशेषता और प्रकृति क्या क्या होती है, कौन कौन से प्रबंध की विशेषताएं होती हैं और कैसी प्रकृति होती है। अभी आपने मीनिंग देखा होगा, पिछले प्रीवियस वीडियो में मीनिंग देखा है और उसकी डिफिनेशन देखी है मैनेजमेंट की। टुडे यू आर गोइंग टू लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध की प्रकृति एवं विशेषता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषता या महत्व। मीन्स प्रबंध कहाँ कहाँ उपयोगी होता है या कौन कौन से उसका एरिया होता है जहाँ पर मैनेजमेंट को एप्लीकेबल किया जा सकता है या मैनेजमेंट को क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट आप देखेंगे अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति, इसका मतलब आप समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट बन रहा है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच आर अचीव्ड in our daily life or organization goes through with the management. Means all types of organizational objective are achieved by the management process. So we say that the characteristics of management is to achieve organizational objective through the process of management. Okay, second topic is distinct activity. The meaning of distinct activity means अलग गतिविधि, अलग गतिविधि means the second characteristics of management is to that it is a distinct activity under which all types of another type of organizational activity are learned under this management characteristics. It means planning, organizing, staffing, motivating, controlling, such type of activities which are distinct from other activity we learn under the characteristics of management. It means it is a distinct activity. इस प्रकार हम इसे अलग गतिविधि के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्रबंध को हम एक अलग गतिविधि के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, ये एक अलग प्रकार की प्रक्रिया प्रबंध में ही परिभाषित की जाती है या अध्ययन किया जाता है। इस कारण से हम इसे प्रबंध को डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कहते हैं। प्रबंध एक अलग प्रक्रिया, अलग गतिविधि के रूप में। नंबर थर्ड देखेंगे, नंबर 3 ग्रुप एफर्ट, सामूहिक सहयोग, सामूहिक सहयोग। थर्ड पॉइंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं ग्रुप एफर्ट्स, सामूहिक सहयोग। इट मीन्स मैनेजमेंट कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विद इट्स ओन सेल्फ और अ सिंगल पर्सन।
Management can't do any activity with its own self, or single person cannot achieve the organizational goals. So we say that management is a group effort. Means if there is no any organization, if there is no any group of action, or if there is no group of people, it means our management characteristics cannot be clarified. Means under characteristics of management, we say that it is a group effort. Group effort means a single person can't achieve the organizational objective. So we say that with the group of people, when they come in an organizational way, it is said that management is a group effort. सामूहिक सहयोग, एक समूह का अध्ययन मीन्स समूह के रूप में प्रबंध को एक विशेषता के तौर पे देखा जाता है, जिसमें ग्रुप स्टडी किया जाता है। नंबर 4, दैट इज मैनेजमेंट इंटेंजिबल। ये आप प्रबंध की विशेषताएं देख रहे हैं। और मैनेजमेंट इंटेंजिबल मतलब होता है अदृश्य प्रबंध। अदृश्य प्रबंध इसमें आप स्टडी कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैनेजमेंट हमारा जो है ये एक इंटेंजिबल के रूप में है। इंटेंजिबल मीन्स होता है अदृश्य। अदृश्य का तात्पर्य है जिसको हम देख नहीं सकते। हम मैनेजमेंट को, रिजल्ट को देख सकते हैं, ना कि मैनेजमेंट को टच कर सकते हैं। मैनेजमेंट के रिजल्ट को देख सकते हैं, मैनेजमेंट को नहीं टच कर सकते। इसलिए इसको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल, अदृश्य प्रबंध होता है। मीन्स उसके रिजल्ट को हम देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सो अदर एक्टिविटीज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो फंक्शनल वे में होता है इसका हम रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते। इसे अदृश्य कहा गया है प्रबंध को। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल, अदृश्य प्रबंध, ये विशेषता होती है। नंबर 4, इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर का मतलब है मानवीय बर्ताव पर आधारित प्रबंध एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को गेन करता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रबंध जो है प्रभावित होता है मानवीय बर्तावों से। मीन्स इफ देयर इज अ गुड मैनेजमेंट और द मैनेजर इज गुड एंड सफिशिएंट नॉलेज, इट इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। इस प्रकार जब प्रबंधक एक योग्य होता है, वह समस्त प्रकार की क्रियाकलापों का जो विवरण है वो प्रबंध पर ही जो है परिभाषित करता है। मीन्स अगर संगठन के व्यक्ति सही हैं तो वो पूरा का पूरा संगठन पर उसका असर पड़ता है। इन्फ्लुएंसेस मतलब प्रभावित करता है कौन? मैनेजमेंट को। इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। और इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5। नंबर 6 देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया कैसे होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? जैसे एक एकेडमिक सीजन के एंड के बाद नेक्स्ट सीजन आ जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा करने के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और इस प्रकार जब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नॉन स्टॉपेबल एक्टिविटी हम इसे कहते हैं।
इस प्रकार प्रबंध की विशेषता में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आता है, सतत प्रक्रिया मीन्स ये नॉन स्टॉपेबल एक्टिविटी है, सतत जारी रहने वाली प्रबंध की प्रक्रिया एक होती है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में शामिल करते हैं। सतत प्रक्रिया। कोऑर्डिनेटिंग फोर्स, कोऑर्डिनेटिंग फोर्स का मतलब होता है समन्वय शक्ति, समन्वय The management characteristics defines that the coordination of force is necessary for people. If there is a good harmonious relation between all the employees, then it is said that there is a good management. Good management. So we say that coordinating force is necessary for मैनेजमेंट मीन्स समन्वय, सभी कर्मचारियों में समन्वय की स्थिति होनी चाहिए। अब आता है नंबर 8, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव जिसमें आप देखेंगे प्रबंध सृजनात्मक, मीन्स ये क्रिएटिव वे में होता है, ये सृजन करता है, नए नए विचारों, नए नए उद्देश्यों का निर्धारण करता है और नई नई समस्याओं से अवगत होकर के प्रबंध जो है मैनेजमेंट वह एक न्यू रूल और पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव, प्रबंध एक सृजनात्मक है, क्रिएटिव फोर्स है जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो ये आपको 8 पॉइंट हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार फिर से ओवरलुक कर लीजिए और जो समझ गए होंगे बच्चे तो समझ गए, नहीं तो जिनको नहीं थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो एक बार समझ लेंगे। पहला है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं। अभी आपको पढ़ना बाकी है नेचर ऑफ मैनेजमेंट इसके बाद। तो अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति। डिस्टिंक्ट एक्टिविटी मीन्स यह एक अलग गतिविधि होती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग इस तरह करके हम एक अलग गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ग्रुप एफर्ट्स जिसमें कि ग्रुप एफर्ट्स में सो मेनी मेंबर्स दे ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर दैट दे वर्क इन ग्रुप, सो इट इज़ कॉल्ड ग्रुप एफर्ट्स। Number 4, management intangible means we cannot see the management and it is intangible as for so its result can be seen, not its function also cannot be seen. So we said that management is an intangible. Number 5, influences behavior. It influences the behavior of human activities. As for so it is said that characteristics of management influences the behavior of all types of activity of the organization. Number 6, continuous process. It is a continuous process because after one step and another step, that is planning, organizing, motivating, controlling. After that, when the organization get the result, again it do the planning, organizing, controlling like this. Means a continuous process, एक सतत प्रक्रिया एक के बाद अगली प्रक्रिया आ जाती है। नॉन स्टॉपेबल प्रोसेस है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन समाप्त होगा तभी जो है मैनेजमेंट की गतिविधि स्टॉप होगी, नहीं तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलते रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग फोर्स मीन्स समन्वय शक्ति जिसमें worker management and all types of officers management coordinate each other so that they get the good result for the organization. That is the 7th characteristics of management. And number 8, management is creative. प्रबंध सृजनात्मक है means it manages all type of creativity related to the world, to the organization
and every new innovations come in this management process. These are the 8 characteristics of management. After that, now you are going to study nature of management. After that, nature of management. Okay. So next, now we are going to learn here characteristics आपने देख लिया. अब आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखना है. प्रबंध की प्रकृति क्या होता है. तो एक क्वेश्चन बनता है, इज मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है मैनेजमेंट में कि क्या प्रबंध एक विज्ञान और कला दोनों है या नहीं है, केवल विज्ञान ही है या कला ही है. तो आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध की प्रकृति है, वो मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट. कैसे? प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, जिसमें आप देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट. प्रबंध एक कला के रूप में, प्रबंध एक कला के रूप में. आपको पता है, आप क्लास 12 में पहुंचे हैं, तो आपको पता है कला में कौन कौन सी, आर्ट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. उन बातों को अगर मैनेजमेंट फॉलो करता है तब तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. तो हमें कुछ बातें सामने मिलती हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पहली बात सामने मिलती है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज मीन्स सच टाइप ऑफ नॉलेज विच आर एक्सिस्टेड इन द वर्क दैट इज कॉल्ड आर्ट. तो ये आर्ट की 4 विशेषताएं हमारे सामने आती हैं. कला के अंतर्गत 4 बातें, अगर 4 बातों पर हम फॉलो कर रहे हैं मीन्स वो चीज़ आर्ट है. तो मैनेजमेंट इन चारों चीज़ों को फॉलो करता है, सो इट इज़ एन आर्ट. वो चारों बात कौन कौन सी है बच्चों, ध्यान देंगे. पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज. ऐसे तथ्य, ऐसे ज्ञान जो पहले से ही अस्तित्व में पड़े हुए हैं, एग्जिस्टेंस पहले से ही हैं हमारे पास. तो इसलिए हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट. तो हम यहाँ पहुँचते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज मीन्स हमारे पास ज्ञान जो प्रैक्टिकल वे में है वो पहले से ही आर्ट में पाया जाता है. दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. ये मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जो नॉलेज है वो अप्लीकेबल होता है. मीन्स मैनेजर का नॉलेज अपनी जगह पर है और इसके साथ साथ जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनका भी जो है वर्क और नॉलेज अपनी जगह है. तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स व्यक्ति विशेष पर यह जोर देता है, इसलिए प्रबंध को आर्ट कहा जाता है क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है. नंबर 3 जो है जिसमें आप देख रहे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स जो हमारा मैनेजमेंट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है. रिजल्ट ओरिएंटेड का मीन्स कि हमारा परिणाम प्रदत्त होता है. मीन्स हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा मैनेजमेंट एक्टिविटी फुलफिल करता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है. नंबर लास्ट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जो कला का विशेषता होती है, जो आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये है कि आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, नई नई बातों का अध्ययन किया जाता है. तो ऐसी बातें मैनेजमेंट में भी फॉलो की जाती है. इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट. तो ये 4 पॉइंट आपने देखा कि मैनेजमेंट कला है, साथ साथ मैनेजमेंट इज़ एन साइंस. अब आपको परखना है, अब आपको ये मेज़र करना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस भी है. तो इस बात को जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अभी आपने मैनेजमेंट को आर्ट देखा, लेकिन आपको प्रूफ करना है
कि मैनेजमेंट इज़ बोथ अ साइंस एंड आर्ट। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट होते होते क्या इसके रूल्स और रेगुलेशन रिजिड होते हैं? क्या मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशन रिजिड होते हैं? नो। तो यहाँ सीधे आपको कहना है कि नो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। अगर इसको कहा जाए तो प्योर साइंस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है कंडीशन और अपने फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है नए नए पॉलिसीज़ को फॉलो करता है। इसलिए हम प्योर साइंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन साइंस कह सकते हैं, क्योंकि अभी आर्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि आर्ट में हम इसको कह सकते हैं जो प्योरली आर्ट है, प्योरली आर्ट तो है। अब आते हैं साइंस टॉपिक पर, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट रूल्स आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लैक्सिबल। प्रबंध का जो सिद्धांत है वो रिजिड नहीं होता है, मतलब 100% अप्लीकेबल नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़ी तो सिचुएशन के हिसाब से उसको बदला जा सकता है, इसलिए इसे फ्लैक्सिबल कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पर कि इज़ द रूल ऑफ मैनेजमेंट इज़ फ्लैक्सिबल और रिजिड, देन यू हैव टू टेल दैट द रूल ऑफ मैनेजमेंट इज़ फ्लैक्सिबल। लचीला होता है, मीन्स जैसे स्थिति बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, अकॉर्डिंग टू दैट मैनेजमेंट अडॉप्टेड इट्स रूल एंड रेगुलेशन। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का रूल रिजिड ना हो करके फ्लैक्सिबल होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हियर, इज मैनेजमेंट अ साइंस और नॉट? नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट? क्या प्रबंध विज्ञान है या नहीं? तो ये बच्चों देखेंगे, 3 बात आपको हमने बताई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट। तो आर्ट आपको बता दिया। अब आपको समझना है मैनेजमेंट एज साइंस। अगर कोई मैनेजमेंट को कहा जाए कि साइंस है, तो वो ये बातें हैं जिस रीज़न से हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं। नंबर 1, क्यों साइंस है? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इसमें पाया जाता है। जो एक साइंस होता है वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जर्वेशन और किसी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, जो लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है। तो उन बातों को जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो साइंस है। तो इसलिए मैनेजमेंट का भी कुछ स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन है। सो हम कह सकते हैं कि इसमें भी एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पाया जाता है मैनेजमेंट में, इसलिए मैनेजमेंट साइंस है। नंबर 2, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें भी वैज्ञानिक विधियों का विश्लेषण किया जाता है मैनेजमेंट में भी, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है, जिसमें साइंटिफिक मेथड्स को रूल फॉलो किया जाता है। जैसे साइंटिफिक मेथड मतलब जिसे जो यूजेज ऑफ रूल एंड थंब, जो हम पुरानी परंपरा हुआ करती थी, मतलब एक अनपढ़ की परंपरा प्रबंध में, वो सब गायब हो गई। आजकल जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट लागू किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं। और नंबर 3, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट किसी सिद्धांत पर आधारित है, प्रिंसिपल्स पर आधारित है, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत पर आधारित है, तो हम इसको कैसे कहेंगे? विद द बेस्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि ये हमारे प्रयोगों पर डिपेंड है। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो हमारा स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो है अच्छे ही परिणाम देंगे। इसलिए ये सिद्धांतों पर आधारित प्रयोग है। कौन? मैनेजमेंट। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। और नंबर डी जो है प्रूफ करता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। जैसे यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब ये है कि जो बातें जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन कंपनीज़ में जो बातें फॉलो की जाती हैं, जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, वही यूनिवर्सल है। मीन्स 90 to 80% और 100% इट इज़ यूनिवर्सली अडॉप्टेड इन अदर कंट्रीज़। मीन्स जैसे सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, नियोजन, ये जो बातें हैं जो हमारे देश में भी लागू समझी जाती हैं,
वही पूरा प्रोसेस अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी रेगुलेशन में फॉलो किया जाता है, कंपनी फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए हम कह सकते हैं प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है। इन सब बातों को मानते हुए हम पूरा कहेंगे कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है। अब हम कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। कंक्लूज़न आप समझ लीजिए, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकल के आता हमारे सामने? टॉपिक था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा। अब जो आपके सामने प्रश्न खड़ा होता है, हमने इतना लेक्चर दिया आपको, इतना समझाया, बट एक चीज़ आप अभी तक क्लियर नहीं हुए या अभी क्लियर नहीं हुआ आपको कि इसका आंसर कैसे क्लैरिफाई करेंगे। तो अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति क्या है, इज़ इट। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है इज़ इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट। तो आपको बच्चों को लिखना है कि मैनेजमेंट इज़ बोथ एज साइंस एंड एन आर्ट। अब बाकी जो 4 पॉइंट हमने लिखाए हैं उनको लिख देना है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो साइंस और आर्ट दोनों हैं। इस प्रकार कंक्लूज़न में लिखिए। एक कंक्लूज़न मैं लिखाने चल रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए निष्कर्ष, समरी। समरी में आप क्या लिखेंगे? बस दो बातें और लिख लीजिए जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाए। आज आपको 3 पॉइंट हमने बताया पार्ट 3 में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तीसरे पार्ट में हमने 3 बातें बताई आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा बताया नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में इज़ मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट, क्या प्रबंध विज्ञान कला है या दोनों है। तो ये दो टॉपिक्स आपने देखा। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि क्या प्रबंध दोनों है या नहीं है तो कितना है, कितना बातों को हम फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट की साइंस और एन आर्ट। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन निष्कर्ष। निष्कर्ष तो यहाँ हम लिखेंगे मैनेजमेंट इज बोथ as science, SCIENCE, science and art, because BECAUS, because it applies, APPLI, because it applies all the conditions, DITION, conditions. Management is both as science and art because it applies all the conditions of science and art, like management is art because it apply the
managerial functions management is art because it apply all the managerial functions in management manager function in management and science SC and management is science and management is science because it apply the rules of management because it apply the rules of management which is based on observation of organization means इसको समझ लीजिए मैनेजमेंट इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट because it applies all the conditions of science and art. Like management is art because it applies the managerial function in management, and management is science because it applies the rules of management which is based on observation of organization. इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, और ये हम दो बातें आपको समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट व्यूज़, जिसमें आपको अगला वीडियो प्रेजेंट किया जाएगा। ओके।